साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। तो यह जो टेस्ट सीरीज जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, यह चेतन मीना नामक एक इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज की, जो कि आपका मध्य प्रदेश इंदौर की है। इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसको हम लोग यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किस तिथि को मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह मनाया क्यों जाता है? तो 1 नवंबर 1956 को 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के दिवस को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस या इसे मध्य पर्व के रूप में जाना जाता है या इस रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं। ये किस प्रकार से होते हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी जिसे इंग्लिश में स्कल कहते हैं, इसमें जो अस्थियां बोन्स की जो संख्या 28 है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल ब्रेन केस अर्थात कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं। शेष 6 जो है वो मध्य कणों में कर्ण अस्थियां ईयर बोन्स होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से कुल 28 अस्थियां होती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? इसे एक बार आप मैप में भी देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा है वो राजस्थान से टच करती है। राजस्थान से इसकी जो सीमा है लगी है वो 1600 किलोमीटर डिस्टेंस में लगी हुई है, इतनी डिस्टेंस को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह जो ऊंचाई है वो MSL से 300 मीटर। MSL का मतलब क्या हुआ? MSL का मतलब होता है मीन सी लेवल अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई। तो यह 300 मीटर है। नर्मदा सोन घाटी का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण भ्रंश घाटी के रूप में हुआ है तथा यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में मीन सी लेवल कहते हैं, 300 मीटर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लम्हेरा हिल्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो लम्हेरा हिल्स है ये आपका जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। इसके अलावा रायसेन में जो है भीमबेटका है, विदिशा में उदयगिरी है, इंदौर में ककरी बरड़ी है, धार में मांडू हिल्स पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? यहाँ पे घिरा लिखा है, ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी यह स्थित कहाँ? तो उमरिया में है। इसकी स्थापना 1968 में होती है और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1993-94 में प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर, जो मोहरें हैं उस पर नहीं मिलती हैं? तो यहाँ पर घोड़े का जो अंकन है वो नहीं मिलता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी घोड़े से परिचित थे लेकिन उनका अंकन यहाँ की मोहरों पर नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी बैल होते हैं उनका है, उसके बाद कुबड़ वाले सांड का है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि जो उच्च वर्ण के लोग होते थे, वर्ग के लोग, वो संस्कृत भाषा बोलते थे। तो गुप्त काल में जो संस्कृत भाषा थी वो शूद्र और स्त्रियों को उसको पढ़ने या सीखने पे एक तरह से पाबंदी थी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो इसमें देखिए आपका कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, ये आपके खजुराहो में है, जबकि दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये झांसी के देवगढ़ में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। अगला है, निम्न में से कौन सा गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो जो अल्पतगीन था ये गजनी राजवंश का संस्थापक था और इस वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त जो है इसके नेता थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पुत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था जिसे ब्रह्म समाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो खुदीराम जो बोस थे ये इनमें सबसे कम उम्र के थे। सुखदेव फांसी के समय 24 वर्ष के थे, जबकि अशफाक उल्लाह खान फांसी के समय 27 वर्ष के थे, और हेमू कालड़ी फांसी के समय 19 वर्ष 9 माह के थे, जबकि खुदीराम बोस 19 वर्ष 8 माह के थे। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के गठन जो कि 1 नवंबर 1956 को होता है के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो है यदि यहाँ पे देखें तो कुल 8 संभाग व 43 जिले थे 1 नवंबर 1956 को। आगे चल करके 1 नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात 9 संभाग, कितने? 9 संभाग व 45 जिले सम्मिलित थे। ठीक है। वर्तमान में 2021 की बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं, 10 संभाग और कुल 52 जिले हैं, 52 जिले हैं, और एक जिला प्रस्तावित है। 53वां नंबर का जो जिला है वो नागदा जिला प्रस्तावित है, परंतु वर्तमान में 52 जिले हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे, भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। कब होता है? तो वर्ष 1938 में गुजरात के हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। इसी अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई। और याद रखिएगा, हरिपुरा जो है गुजरात का एक गांव था, और इसी 1838 के हरिपुरा अधिवेशन में ही भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। 1938 से पहले 1937 में बंगाल के फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जो है फैजपुर गांव में, मतलब पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और वो कौन सा गांव था? फैजपुर था। इसके बाद 1938 में भी गांव में ही होता है, कहाँ पे? हरिपुरा में। और जो 1937 का फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसमें 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्षता करते हैं। फिर 1939 में जिसका अधिवेशन जो है जबलपुर के त्रिपुरी में होता है, और यहाँ पर इनके जो अपोनेंट होते हैं गांधी जी के द्वारा, मतलब गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, तो पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस पराजित करते हैं और दोबारा से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। परंतु गांधी जी से विवाद होने की वजह से वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं, और इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसके द्वारा कांग्रेस रेडियो या गुप्त रेडियो का प्रसारण किया गया? तो यह जो प्रसारण किया गया वो सर्वप्रथम उषा मेहता के द्वारा, किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में, 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ होता है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और 14 अगस्त 1942 से सर्वप्रथम जो है उषा मेहता ने ये जो कांग्रेस रेडियो या गुप्त रेडियो का प्रसारण था इन्होंने प्रारंभ किया। इसके अलावा अन्य केंद्र का संचालन बाबू भाई के द्वारा किया गया। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो गुप्त रेडियो प्रसारण था ये मुंबई के विभिन्न भागों से किया जाता था, जिसको मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे, जबकि उषा मेहता संचालन करने वाले छोटे से दल की सक्रिय सदस्य थी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या है। यह है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किससे? अवतल लेंस प्रयुक्त करके। कौन सा? यूजिंग कॉनकेव लेंस। यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है। पहले तो याद रखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज़ तो साफ दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती। जैसा नाम है, जैसे दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ साफ दिखाई पड़ती है परंतु नज़दीक की चीज़ साफ नहीं दिखाई पड़ती है। तो आप देखें, दो तरह के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अवतल लेंस कॉनकेव होता है और उत्तल लेंस कॉन्वेक्स होता है। आप हिंदी वाले वर्ड को पकड़िए। अवतल लेंस में आपके 4 वर्ड हैं, उत्तल लेंस में आप मान लीजिए 3 वर्ड हैं। निकट दृष्टि दोष में 3 वर्ड है और निकट में 3 वर्ड है और दूर दृष्टि दोष में दूर में क्या है, 2 है। तो आप देखिए, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस मतलब जिसमें शब्द ज़्यादा है, जिस लेंस में शब्द ज़्यादा है वो बड़े वाले के साथ, निकट में ज़्यादा शब्द है इसके साथ जोड़ दीजिए, और दूर दृष्टि में दूर में 2 ही शब्द है तो उसको उत्तल वाले के साथ। इस तरीके से आप रिलेट करके उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? तो बाइनरी भाषा जो है 2 अंकों से, 0 और 1 से ही मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट, तो अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है जिसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों मतलब प्लास्टर करने में, जिसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर करने में। इसके अलावा इससे मूर्तियों तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी पदछाप, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई क्या है? तो इसके माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर अर्थात ग्लोबल हेक्टेयर है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो भूटान को जो है इसे कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है, या विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश माना जाता है। अगला प्रश्न है, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो नोस्कापिन जो है आपका पोस्ता या पॉपी से प्राप्त होता है, जो कि चिकित्सीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? आपका बिहार है। जैसे कि यहाँ पे जो कोसी नदी है वो बिहार का सुख कहलाती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 25 नंबर का, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से संबंधित रहे या किस देश से थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्हें जो कि हरित क्रांति के जनक थे बोरलॉग, इन्हें 1970 में नोबल प्राइज़ दिया जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि चूंकि ये कृषि से संबंधित है इसलिए इन्हें कृषि के क्षेत्र में नोबल प्राइज़ दिया जाएगा, नहीं, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में नोबल प्राइज़ दिया ही नहीं जाता है। तो इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबल प्राइज़ दिया गया था। ये पीसीएस में परीक्षा में पूछा गया, महत्वपूर्ण है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है या कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से तवा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीत पहाड़ियों से हुआ है। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। तवा की सहायक नदी देनवा, सुखतवा, मालिनी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती जो सूची है किस देश की देन है? तो जो समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है यह भारत ने ऑस्ट्रेलिया से, किससे? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ठीक है। और जो समवर्ती सूची होती है इसमें जो भी विषय होते हैं इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, जैसे कि कुल संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। तो यहाँ क्रम याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में इनका क्रम क्या है? संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान की व्याख्या हेतु उच्चतम न्यायालय
जो जुडिशियल रिव्यू की बात है वो उच्चतम न्यायालय के पास जो अधिकार है ये दोनों ही देशों में पाया जाता है। इसके अलावा यह दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, तो भारत में एकल नागरिकता जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है संघाई। संघाई जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो संघाई आपका यांगटीसिक्यांग नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर कुछ आप इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा कि यांगटीसिक्यांग जो नदी है आपकी, यह एशिया की सबसे लंबी तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है तो मतलब चीन की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। इसको एक बार आप मैप में भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हांगो नदी है, हांगो नदी यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और चीन की भी दूसरी हो जाएगी। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और यह दक्षिणी चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, सॉरी, ये इसका उद्गम जो है ये तिब्बत के पठार से नहीं है। हांगो नदी का जो उद्गम है ये लोयस के पठार से निकलती है, लोयस के पठार से निकलती है। ठीक है, और यह जो पीला सागर है, जो पीला सागर आप मैप में देखिएगा, पीला सागर में जाकर के गिर जाती है। चूँकि ये लोयस के पठार से निकलती है तो इसका जो पानी है वो कुछ पीला कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं। और चूँकि यह अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है तो इसलिए इसे चीन का शोक भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सिमयोंग नदी की। सिमयोंग नदी जो है आपकी, ये चीन की तीसरी सबसे लंबी नदी है, चीन की तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और दक्षिणी चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, किसको करती है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बात की गई है। इसके अलावा राजनीतिक दल बदल को जो है ये आपके 10वीं अनुसूची में बताया गया है। किसमें? 10वीं अनुसूची में बताया गया है। और शपथ का जो प्रारूप है ये आपका तीसरी अनुसूची में है और वेतन भत्ता दूसरी में है। पहली अनुसूची में राज्यों और संघाधित प्रदेशों की सूची है, दूसरे में वेतन भत्ता है, वेतन भत्ते के बाद शपथ आता है, तीसरे में वेतन भत्ता है, तीसरे में शपथ है और चौथे में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। और राजनीतिक दल बदल 10वीं अनुसूची में वर्णित है। कुल 12 अनुसूचियां बताई गई हैं। आगे चलते हैं, राज्य के नीति सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा? तो यह जो कथन है ये केटी शाह का कथन है। आगे चलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निम्न में से किस राज्य से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए थे? तो ये असम से सर्वप्रथम ये 1991 में 1991 में से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। तब से लगातार 2013 तक असम से राज्यसभा सांसद चुने गए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पीए संगमा थे। पीए संगमा वर्ष 1995 में 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने तथा वर्ष 1996 में यह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बनते हैं। आगे बात करते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका विनिश्चय जो है संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार होता है, मतलब के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसका विनिश्चय जो होता है अंतिम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व ग्लोब के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं? जो मार्टिन बेहम है ये विश्व ग्लोब के इन्वेंटर ऑफ द ग्लोब के निर्माता माने जाते हैं। इसके अलावा जो अनेगजी मेंडर हैं ये विश्व मानचित्र के निर्माता माने जाते हैं, जबकि हिकेटियस जो है ये भूगोल के जनक माने जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, एकमात्र क्षुद्र ग्रह, यहाँ क्षुद्र लिखा है, ये क्षुद्र ग्रह होगा। क्षुद्र ग्रह जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है तो 4 बेस्टा है। कौन सा क्षुद्र ग्रह है या आप कह सकते हैं एस्ट्रॉयड है, वो 4 बेस्टा है। अन्य के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, जबकि हैली जो है, हैले नामक ये एक धूमकेतु है जिसका परिक्रमण काल जो है वो 76 ईयर्स है। कितना है? 76 रोटेशन पीरियड जो है धूमकेतु, जिसे इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं, 76 ईयर्स है। जबकि जो सेरस ये एक डॉर्क प्लैनेट अर्थात बौना ग्रह है जिसकी खोज पियाजी ने की थी। आगे चलते हैं, मरियाना गर्त
या मरियाना ट्रेंच जो है, जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर। कितनी है 11,022 मीटर है। ये जो मरियाना ट्रेंच है ये कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर या कह सकते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। या पृथ्वी की सबसे अधिकतम गहराई यहीं पर है। तो आप देखें 11,022 मीटर। जबकि जो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है वो कितना है 8,850 मीटर ऊंचा। मतलब माउंट एवरेस्ट से कोई यदि आप मरियाना ट्रेंच में खड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा, वो एकदम अंदर डूब जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में महादेव उपक्रम का विस्तार पाया जाता है, जिसे पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट कोटापेक्सी जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है, ये कहाँ स्थित है, तो यह आपका इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे, इक्वाडोर में स्थित है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है बल्कि मृत ज्वालामुखी है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कहता, तो वो कौन सा है, ओजस डेल सलाडो है, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। अगला है डॉप्सन जो है, यह इकाई है जिससे मापा जाता है, क्या मापा जाता है, इससे ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अगला है स्वर्णिम पैगोडाओं का देश के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो म्यांमार को इस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 आपका है कि बूढ़ी डायन या हिंडबना की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये जो गुफाएं हैं आपकी जबलपुर में, कहाँ पर, जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा बूढ़ी माई सेलाश्रय या सिवनी मालवा, ये होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। यह है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो जो कोई अनुच्छेद आर्टिकल 57 है यह पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 52 है यह भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। 54 में निर्वाचन और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, जबकि 55 में जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की बात की गई है, जबकि 56 में जो है वो राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा भारत व म्यांमार को जोड़ता है, तो जो आपका तिजू दर्रा है, तिजू दर्रा ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तिजू दर्रा मणिपुर में स्थित है जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। इसके अलावा जो बोमिडा, यांग्याप और दीफू दर्रा है ये कहाँ पे स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली नहीं पूछ रहा है दूसरी पूछ रहा है, तो कौन सी है, डोडा बेटा। कौन सी है आपकी, डोडा बेटा है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जो कि नीलगिरी श्रेणी पर स्थित है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है वो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में फैली हुई है। इसके अलावा यदि ये पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की, तो वो है आपकी अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो है अन्नामलाई जो पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणी है उसमें ये चोटी है। और आपकी अन्नामुडी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में है। कहाँ पे, केरल में है। अगला है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर आदि का संरक्षण किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे, पीपीपी परचेजिंग पावर पार्टी के अनुसार या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान तीसरा है विश्व में। अगला है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में अधिकतम है, तो ये जो है आपका केरल में अधिकतम है। कहाँ पे है, केरल में अधिकतम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है ये 1977-78 1977-78 में प्रारंभ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि 1977-78 में 3 योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। एक तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसके अलावा अंत्योदय योजना कार्यक्रम और तीसरा मरुभूमि विकास कार्यक्रम। इसके अलावा जो 1980 है, 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है और 1982 में ड्वाकरा DW, इसको आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा और अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ड्वाकरा या DWCRA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थात किससे संबंधित ये योजना है। आगे चलते हैं।
अगला है भारत रत्न सम्मानित पहली महिला कौन सी है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। जबकि विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। और राधाबाई सुब्रमण्य सुब्बा रायण ये भारत की प्रथम महिला सांसद थी। जबकि राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। आगे चलते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिला करके कुल कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, तो कुल 17 भाषाएं लिखी होती हैं। कितनी? 17 भाषाएं। अगला है, किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र अनिवार्य कर दिए गए? 1996 से। 1996 से। तो अशोक स्तंभ के सिंहों के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र जो वाले नोट आए, जो अब तक चल रहे हैं। अगला है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कुल आरक्षित सीटों की जो संख्या कितनी है? 82 है, 82 है। जिसमें से 35 सीटें 35 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए हैं, और जबकि 45 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। आगे चलते हैं, किसे आधुनिक चाणक्य की उपाधि दी गई है? तो आधुनिक चाणक्य जो उपाधि है आपकी, वो किसको दी गई है? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को दी गई है। जबकि राजेंद्र कुमार जैन जो ए ऑप्शन में है, वो उनको रजनीश या ओशो के नाम से जाना जाता है, तथा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, और पंडित कुंजीलाल दुबे जी को मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो यहाँ के जो प्रथम महाधिवक्ता रहे हैं वो एम अधिकारी थे। कौन थे? एम अधिकारी। याद रखिएगा, महाधिवक्ता जिसे क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं। इसका प्रावधान जो संविधान में आर्टिकल 165 के तहत किया गया। ये राज्यों में होते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर या संघ के स्तर पर भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। किस में किया गया है? 76 में किया गया है। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ी सी चीज़ें और याद रखिएगा कि नंद वल्लभ लोहानी जो है ये प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे एमपी में, जबकि शीतला सहाय ये प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, यदि ये कहा जाए प्रथम वित्त आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो थे वो केसी नियोगी थे, और इसे प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 ईस्वी में किया गया था, 1951 में, और इनकी जो रिपोर्ट लागू होती है 1952 से 57 के मध्य के लिए लागू होती है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका दतिया जिले में। कहाँ पर स्थित है? दतिया जिले में स्थित है। अगला है, प्रदेश में रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना आपका कहाँ पे है? भोपाल में की गई है। याद रखिएगा, रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ है? भोपाल में की गई है। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ताप विद्युत केंद्र पहला जो है वो चांदनी नेपा नगर, अर्थात ये जो है चांदनी विद्युत केंद्र से नेपा नगर मिल कागजों कारखाना इसको विद्युत प्रदान की जाती है, सप्लाई की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 पे, पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर मंदसौर में स्थित है। अगला है, गुप्त काशी किसे कहा जाता है? गुप्त काशी जो है वो महेश्वर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महेश्वर को कहा जाता है। तो गुप्त काशी किसे कहा जाता है? महेश्वर को कहा जाता है। आगे चलते हैं, भूषण प्रसंग समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो भूषण प्रसंग समारोह जो है आपका पन्ना जिले में मनाया जाता है। कहाँ पे? पन्ना में। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्रीनफील्ड स्टेज कहाँ स्थापित हुआ? तो ये जो है आपका धार जिला में स्थापित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो ये जो है सृजन पीठ जो है आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे, पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ होती है? तो इससे क्रिकेट की परंपरा प्रारंभ होती है। मध्य प्रदेश में पारसी क्लब प्रदेश का पहला खेल क्लब है जो क्रिकेट के लिए स्थापित किया गया। इंदौर में वर्ष 1890 ईस्वी में पारसियों ने इस पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी, और यहाँ पहला क्रिकेट टूर्नामेंट 1912 में खेला गया। कब खेला गया? 1912 में खेला गया। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो यहाँ पे 112 सेंटीमीटर की है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो ये आपका डिंडोरी जिला में। कहाँ पे है? डिंडोरी जिला में। और यदि कहा जाए सर्वाधिक कहाँ पे है, तो भोपाल में है। अगला है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस उत्पादन एकमात्र जिला कौन सा जहाँ एस्बेस्टस उत्पादन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, ये है झाबुआ जिला। कहाँ पर? झाबुआ जिला है।
अगला प्रश्न है 68 नंबर का, मध्य प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना कब लागू की गई थी? तो ये 1 अप्रैल 2019 को लागू की गई थी। यह योजना थी क्या? तो मध्य प्रदेश में 10 हार्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत बिल की राशि को आधा करने के उद्देश्य से 7 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंदिरा किसान ज्योति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना को संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये आपका शहडोल जिला में की गई है। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में की गई। इसके अतिरिक्त गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गुना जिले के विजयपुर में 380 मेगावाट उत्पादन क्षमता गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर का, राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड, इसको स्थापित किया गया था फरवरी 1991 में, 1991 में। अगला प्रश्न, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे? रायसेन जिले के मंडी द्वीप में इसको स्थापित किया गया है। अगला, मध्य प्रदेश में भारत में सर्वप्रथम टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 1881 में। कब की गई? 1881, 1881 में। अगला प्रश्न है, ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी उपयोग होती है? तो आप देखें, जो ईथरनेट होते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। कुल जो टोपोलॉजी है, कुल 5 प्रकार की टोपोलॉजी है। ठीक है, कौन कौन सी? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। जिसमें से जो ट्री टोपोलॉजी है ये आपका, इसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों के ही विशेषताएं होती हैं। इसका इस्तेमाल आप ईथरनेट में करते हैं। अगले प्रश्न को तरफ चलते हैं 74 नंबर का, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। और यह पंचवर्षीय योजना कब से कब चलती है? 1951 से लेकर के 56 तक चलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट कौन सा है? तो डीआरडीओ द्वारा जो बनाया गया रोबोट है उसका नाम क्या है? दक्ष है। जबकि जो रक्षक रोबोट है यह भी एक प्रकार का रोबोट है जिसको मुंबई जो रेलवे है उसके द्वारा स्थापित किया गया है या बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए। अगला है, यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? तो यूआरएल का जो विस्तृत रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का खिलाड़ी बनता है? तो वो थे आपके तनवीर खान। कौन था? तनवीर खान थे। ठीक है, इसके अलावा एक और मध्य प्रदेश खिलाड़ी थे जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बनते हैं, लतीफ़ अनवर। आगे चलते हैं, जलेबी की जोड़ का संबंध किस चित्रकला से है? तो इसका जो संबंध है वो संजा, किससे है? संजा से है। आपका सी ऑप्शन। तो आप देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की चित्रकला संजा में 16 दिनों तक अलग अलग पारंपरिक आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें से 10वें दिन जलेबी की जोड़ आकृति का निर्माण किया जाता है। अगला है, साइबर क्राइम क्या है? हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही, ये सभी जो है आपके साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। 80 है, ये आम अनुसंधान केंद्र जो मैंगो रिसर्च सेंटर है ये मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। इसके अलावा आपका जबलपुर में भी स्थित है। जबलपुर को आम जिला भी कहा जाता है। अगला है, सयाजी द्वार कहाँ स्थित है? सयाजी द्वार जो है आपका ये देवास में स्थित है। कहाँ पर? देवास में स्थित है। सयाजी द्वार एक गेट द्वार है जो देवास में स्थित है। ये यह ऐतिहासिक द्वार शहर की सभी प्रमुख गतिविधियों का केंद्र है। अगला प्रश्न, पूरा स्थल नवदा टोली कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका पूरा स्थल खरगोन में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के पश्चिम निमोड़ जिले के खरगोन में नर्मदा नदी के तट पर प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल महेश्वर के सामने नर्मदा के दूसरे तट पर नवदा टोली नामक स्थान स्थित है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? ठीक है, पहले अंग्रेज हुआ करते थे, फिर भारतीय प्रमुख पहले कौन थे? वो एच.के. कृपलानी थे। कौन थे? एच.के. कृपलानी, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर के 49 तक था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह
उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है और इसे 1959 में उत्तराखंड के मसूरी में स्थापित किया गया था। इसे लाबसना भी कहा जाता है शॉर्ट में, और वर्तमान में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाती है। तो जो कैग अधिनियम 1971 उसके अनुसार ये बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल लोकसभा में किस तिथि को पेश किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया और 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। बंसी कौल जिनका भी हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। ठीक है, प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। निम्न में से किस स्थान पर लंकापति रावण की पूजा की जाती है? तो कई सारे स्थानों पर पूजा की जाती है और जो ऑप्शन दिया गया है इसमें उज्जैन के भाण तलावती में इसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा मंदसौर विदिशा में भी रावण की पूजा की जाती है। अगला है, कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु 29 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई, जो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 10% है। कितना था? 10%। जीएसटी का 20 लाख करोड़ जो है, ये 29 लाख करोड़ लिखा ना, ये 20 लाख करोड़ होना चाहिए और ये 10% था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो 90 क्या है? एक सेकेंड, 90 देखें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को किस वर्ष तक नल कनेक्शन देने की बात कही गई? 2023 तक। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से 35 के भारत में केंद्र सरकार हेतु फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1937 को। एक सेकंड, 1 अप्रैल 1937 को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार देने हेतु किस संस्था को नामांकित किया गया है? तो ब्लैक लाइव्स जो मैटर है इसको नामांकित किया गया है। एक सेकेंड और रुक जाइए। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है? तो भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार जो है ये आपकी रेवा है। कौन सी है? रेवा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं? तो एम भंडार नायके। कहाँ की थी ये आपके श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है तुकोजी राव द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? तुकोजी राव द्वितीय के द्वारा। ये खान नदी जो मध्य प्रदेश में है, खान नदी के तट पर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण 18वीं शताब्दी में मिस्टर हर्वे के सहयोग से शुरू करवाया गया था। और इसको किसने बनवाना प्रारंभ किया था? तुकोजी राव द्वितीय ने, जिसे पूर्ण जो है 1921 में तुकोजी राव तृतीय ने करवाया था। द्वितीय में इस बनना प्रारंभ होता है तुकोजी द्वितीय के समय में, और तुकोजी राव तृतीय के समय में पूरा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये जो है आपका ईरान और इंग्लैंड दोनों का ही राजकीय चिन्ह है, यूके। अगला प्रश्न, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ से है? तो यह आपका कोलकाता में स्थित है। रिंग गार्ड किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है आपका बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 99 पे। राज्य में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। अगला है, इनमें से कौन सी अलीराजपू की एक प्रमुख जनजाति है? तो अलीराजपू की एक प्रमुख जनजाति इसमें से कौन सी है? तो इसमें भिलाला जो है, एक सेकंड, जो बी ऑप्शन है भिलाला, ये इसकी प्रमुख जनजाति है। तो मध्य प्रदेश जनजाति बाहुल अलीराजपुर जिले में भील और भिलाला जनजातियां जो है मुख्य रूप से निवास करती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 89% आबादी आदिवासियों की है। वास्तव में
भिलाला को भील जनजाति की उपजाति माना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन व्याख्या के साथ देख लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।